अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द होप 786। प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड क्लिक द बेल आइकॉन सो डैट यू कैन वॉच माय नेक्स्ट वीडियो। जी स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर के साथ मैं आपके साथ हाजिर हूँ। स्टूडेंट्स, आज जो हम लेक्चर करने जा रहे हैं एम इंग्लिश का पार्ट 2 पेपर नंबर जो हमारे पास आज स्टूडेंट्स है पेपर नंबर 3 मॉडर्न नावल का। मॉडर्न नावल में स्टूडेंट्स जो हमारे पास आज नावल है, जो हम पोस्ट कॉलोनियल लिटरेचर का एक नावल करने जा रहे हैं, थिंग्स फॉल अपार्ट बाय चिनोआ एचबी। इससे पहले स्टूडेंट्स जो पोस्ट कॉलोनियल लिटरेचर है उसका जो नावल था ट्वाइलाइट इन दिल्ली बाय अहमद अली, इंडियन राइटर, पाकिस्तानी राइटर सब कॉन्टिनेंट के, वो हमने किया था। और स्टूडेंट्स आज जो हम थिंग्स फॉल अपार्ट पे करने जा रहे हैं, और स्टूडेंट्स थिंग्स फॉल अपार्ट के वी हैव टू पोर्शन. In the first portions, I mean today, we will discuss about the autobiographical sketch of Chinua Achebe and character sketch of the novel Things Fall Apart and detailed character sketch. And we will talk about themes, the important themes of the novel. और सेकेंड लेक्चर में हम स्टूडेंट्स जो हैं वो समरी को देखेंगे, डिटेल समरी उसकी करेंगे, समरी एनालिसिस करेंगे थिंग्स फॉल अपार्ट की, और टाइटल सिग्निफिकेंस देखेंगे, इम्पोर्टेंट जो हैं वो क्वेश्चंस पे बात करेंगे। और स्टूडेंट्स के साथ जो क्रिटिक्स हैं उन्होंने चिनोआ एचबी के बारे में क्या कहा है, हम वो अपने सेकंड लेक्चर में देखेंगे। तो अपने लेक्चर का आगाज़ स्टूडेंट्स रोज़ की तरह हम एक कोटेशन से करते हैं चिनोआ एचबी की। अ मैन हु मेक्स ट्रबल फॉर अदर्स इज़ आल्सो मेकिंग ट्रबल फॉर हिमसेल्फ। ऐसा शख्स जो दूसरों के लिए ट्रबल्स क्रिएट करता है वो बेसिकली खुद के लिए कर रहा है। सो स्टूडेंट्स, लेक्चर का आगाज़ हमने जो कोटेशन से कर दिया। अब हम डिस्कस करते हैं ऑटोबायोग्राफी चिनोआ एचबी की। चिनोआ एचबी was born in 1930 and died in 2013, and he was the first Nigerian African writer of the novel, and he was called the father of African literature. And no doubt स्टूडेंट्स, इसके बारे में हम टेक्स्ट से भी, जो इसकी बुक है टेक्स्ट बुक, उसके स्टार्ट पे कुछ बायोग्राफी इसकी दी हुई है कि किस तरह वो इतना ज़्यादा फेमस और इतना ज़्यादा रिनाउंड है, उसके बारे में बात करेंगे। पहले हम इसकी थोड़ी सी बायोग्राफी देख लेते हैं स्टूडेंट्स। ही वॉज बॉर्न इन ओगिबी नाइजेरिया, and he was raised with traditional values of Igbo culture या Igbo culture and mixed with Christianity, and he was born to a teacher of missionary school. He witnessed Nigerian civil war that resulted in Nigerian independence, and then became disappointed with what Nigeria had become, और disappoint हो गया कि उसने क्या बनना था क्या बन गया। And he was worked as a college professor author, and still in his entire life he was remained professor in different colleges and universities as well. He was a writer of colonial experience. He writes about colonial experience from the African perspective. एक तो स्टूडेंट्स इसका जो बायोग्राफिकल स्केच में हमें ये थोड़ी सी बातें मिली हैं, थोड़ी सी और देख लेते हैं स्टूडेंट्स। एंड he wrote so many novel as well, so many short stories as well. And before telling about his work, I would like to discuss something more about his autobiographical sketch, students. Yes students, he was worked as a radio producer in Lagos in the 1950s, during 1950s, and the details of this life, film shows and clubs and bars, observing formally expatriate clubs that were now admitting a new Nigerian, give no longer at ease, is a verisimilitude. इसका एक नावल है स्टूडेंट्स जिस पे बात कर रहा है। और स्टूडेंट्स इसकी जो वर्क्स हैं उस पे बात करते हैं स्टूडेंट्स। बेसिकली इसने जो एक नावल लिखा है थिंग्स फॉल अपार्ट, it is a following of a series. It is basically a trilogy. ये ट्रोलॉजी को इसने फॉलो किया है, जस्ट लाइक
टोनी मॉरिसन, जस्ट लाइक डांटेस ट्रिलॉजी। एंड स्टूडेंट्स इसने जो 3 नावल हैं इसके, थिंग्स फॉल अपार्ट, जिसको बहुत ज़्यादा दुनिया में फेम मिली 1958 में, और 1960 में नो लॉन्गर एट ईज इसका जो दूसरा नावल था, और तीसरा नावल इसका 1962 में, और आई गेस सो 1964 में आई गेस सो इसका जो नावल था एरो ऑफ द गॉड, उसको बहुत ज़्यादा जो फेम मिली। इसने बेसिकली ये सारी एक ट्रिलॉजी जो थी स्टूडेंट्स वो लिखी है। और इसके अलावा ही रोट्स सो मैनी शॉर्ट स्टोरीज, ही रोट सो मैनी एसेज एज वेल। एंड इसके बाद स्टूडेंट्स इसने जो नावल लिखा अ मैन ऑफ द पीपल 1965 में, फिर इसने एक लिखा चिकी एंड द रिवर 1966 में स्टूडेंट्स, और फिर इसने बिवेयर जो सोल ब्रदर है 1971 में यूएस में लिखा, और इसमें डिफरेंट पोइम्स इसने लिखी, अदर पोइम्स 1973 में। द इनसाइडर स्टोरीज ऑफ वॉर एंड पीस फ्रॉम नाइजीरिया 1971 में इसने स्टूडेंट्स, ये टोटल जो इसका वर्क है जिस पे हम बात कर रहे हैं, इसने इसका टोटल वर्क्स ये स्टूडेंट्स आज जो इसने किया। और स्टूडेंट्स इसका जो सेटिंग है नावल की उस पर बात कर लेते हैं। बेसिकली इट वाज पब्लिश्ड इन 1958 एंड सेटिंग ऑफ द नावल इन इग्बो सोसाइटी, और इग्बो सोसाइटी इन 1890 की जो इसकी सेटिंग है नावल की। एंड स्टूडेंट्स बाय 1952 the period of colonial rule in Nigeria was entering its final phase after almost 100 years of colonial rule, and Nigeria was decolonized in 1960। लेकिन decolonized स्टूडेंट्स ये हो गया, लेकिन उस फॉर्म पे नहीं हो गया कि जिस फॉर्म पे इसने अभी बात भी की थी पहले कि जिस तरह इसको होना चाहिए था। एंड दे हैव अडॉप्टेड सो मैनी थिंग्स फ्रॉम white people in their culture as well. They have I would say that it is all about hybrid culture, just like in things for in Twilight in Delhi, what Ahmad Ali had discussed about hybrid culture, असगर के थ्रू उसने उसको दिखाया प्रोटैगनिस्ट। यहाँ पे नवोए जो है हमारा जो कंको जो मेन प्रोटैगनिस्ट है, सेंटर ऑफ द करेक्टर है, सेंटर ऑफ द नावल है, उसका जो बेटा है नवोए, वो किस तरह जो क्रिश्चियनिटी को चूज़ करता है और किस तरह उनकी तरफ जो है वो हाइब्रिडिटी की तरफ चले जाता है स्टूडेंट्स। अगर स्टूडेंट्स इसकी हम बात करें, स्टाइल ऑफ द नावल की बात करें, तो इसका जो नावल ऑफ स्टाइल है वो नाइजेरियन है स्टूडेंट्स, और सिंपल लैंग्वेज है, सिंपल सेंटेंसेस हैं, इसने प्रोवर्ब यूज़ किए हुए हैं। और स्टूडेंट्स एक बात आपको पोस्ट कॉलोनियल लिटरेचर की मैं ये बता दूं कि पोस्ट कॉलोनियल लिटरेचर में हम चाहे अहमद अली को पढ़ें, चाहे इसको पढ़ें या किसी और भी राइटर को पढ़ें, तो दे इंट्रोड्यूस देयर इंडिजिनस लैंग्वेज, यानी आई लव माई अम्मी, जस्ट लाइक दिस, फॉर एग्जांपल आई एम गिविंग यू एन एग्जांपल। तो जो अम्मी वर्ड है, इस तरह इन्होंने बहुत सारे डिफरेंट वर्ड्स जो हैं वो यूज़ किए हुए हैं इसके अंदर। तो इग्बो कल्चर के अंदर जिस तरह स्टूडेंट्स ची का वर्ड है, यानी पर्सनल स्पिरिट की बात का, फूफू है, ट्रेडिशनल स्टेप, जस्ट लाइक दिस। तो इस बेसिकली ये उनके साथ अटैच रहना चाहते हैं अपने इंडिजिनस लैंग्वेज के साथ, और इंग्लिश जो है वो इन्होंने सीख ली है, और जो एक इंटरनेशनल जो लैंग्वेज है तो उसका ये सहारा लेके और साथ अपने इंडिजिनस लैंग्वेज को का अमलगमेट करके उसके साथ, तो स्टूडेंट्स ये इस तरह करते हैं। सो स्टूडेंट्स और जो ट्रेजिक हीरो है हमारे पास, अगर हम बात करें ट्रेजिक हीरो की, तो स्टूडेंट्स वो हमारे पास अकंको है, और ही वाज इसको स्टूडेंट्स हम बाद में लेटर ऑन डिस्कस करेंगे। पहले हम इसके डिवीजन्स देखते हैं कि ही हैड डिवाइडेड इनटू 3 डिफरेंट सेक्शंस। फर्स्ट सेक्शन में वो बात करता है इबो कल्चर की या इग्बो कल्चर की। सेकंड में फोकस करता है एग्जाइल एंड क्रूचिंग कल्चर की, जो अकंको का एग्जाइल होता है। और तीसरा वो फोकस करता है कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन 2 ग्रुप्स, जो डिफरेंट 2 ग्रुप्स हैं उनको किस तरह इनकी जो कॉन्ट्रडिक्शन उनके साथ स्टार्ट होती है, कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट होता है स्टूडेंट्स। इसके बाद हम जो अपने नावल को मूव करते हैं टूवर्ड्स इस करैक्टर्स। अगर हम करैक्टर्स की बात करें स्टूडेंट्स, तो हमारे पास जो पहला मेजर करैक्टर है अकंको का,
जो प्रोटैगनिस्ट ऑफ द नावल भी है हमारे पास स्टूडेंट्स, एंड ही वाज वेरी प्राउड, एम्बिशियस एंड इल टेम्पर्ड ट्रेजिक हीरो। स्टूडेंट्स इसके साथ टेक्स्ट में से हम कुछ लाइंस पढ़ते हैं इसके लिए, जहाँ से नावल स्टार्ट होता है, तो वहाँ से हमें थोड़ा सा आसानी हो जाएगी इसको समझने में। अकंको वॉज वेल नाउन थ्रू आउट द 9 विलेजेस एंड इवन बियॉन्ड। 9 विलेजेस में ये अपने जो डिफरेंट हम नेबरिंग विलेजेस थे उसमें बहुत ज़्यादा रिनाउंड था। हिज फेम रेस्टेड ऑन सॉलिड पर्सनल अचीवमेंट्स, उसके अपनी पर्सनल अचीवमेंट्स ही बेसिकली स्टूडेंट्स। ही वॉज अ रेसलर, तो इतना स्ट्रॉन्ग और हैवी इंसान था कि कभी जो फाइट वो हारता नहीं था। एज ए यंग मैन ऑफ 18 he had brought honor to his village by throwing Amalinzi the cat. Amalinzi the cat, students, is a proverb कि अपने आप को नीचे नहीं लगने देता था। Amalinzi the cat, students, Amalinzi जो है द कैट का वर्ड उन्होंने यूज़ इसलिए किया कि Amalinzi जो था, जो दूसरा रेसलर था जो जिसके साथ ये डिफरेंट टाइम पे फाइट करता रहा। Amalinzi was the great wrestler who for 7 years was unbeaten from Umofia to Mabano. He was called the cat because his back would never touch the earth. इसलिए उसको कैट कहा गया कि उसकी जो बैक है वो टच नहीं करती। It was this man that Akanko threw in a fight which the old man agreed was one of the finest since the founder of their town engaged the spirit of the wild for 7 days and 7 nights. और स्टूडेंट्स यहाँ पे हमें ये जो बात है वो समझ आ गई होगी। Amalinzi was a wily craftsman, but Akanko was as slippery as a fish in water. So students, how much he was, determined and how he was hard worker. और इसके लिए जो कल्चर को चेंज होना है, जो ये देखता है वो बहुत मुश्किल है। At the end of the novel, he, although he committed suicide, दरख्त के साथ लटक के ये जो अपनी जान दे देता है, लेकिन वाइट मैन को जो है वो एक्सेप्ट नहीं करता। तो स्टूडेंट्स इसका जो वीक पॉइंट है वो यही है कि ही वाज वेरी हॉट टेम्पर्ड एंड ही वाज वेरी एग्रेसिव, सो ही डिड नॉट ही डिड नॉट वांट टू एक्सेप्ट देम। तो इस दूसरी जो बात स्टूडेंट्स, इसका जो बेटा था निवॉय, वो भी बेसिकली इसकी जो है वो अगेंस्ट था, ये उसकी बात नहीं मानता था। वो हम उसका करेक्टर जब डिस्कस करते हैं तो उसकी बात करते हैं। दूसरा हमारे पास जो स्टूडेंट्स करेक्टर है इसका, जो फादर अकंको का, उनोका, जो इसका फादर है, एंड ही डिस्पाइजेस हिम मच। उसे क्यों डिस्पाइज करता है स्टूडेंट्स? बेसिकली स्टूडेंट्स इसलिए डिस्पाइज करता है कि ही वॉज अ ड्रंकर, तो लोगों से जो है वो पैसे उधार लेता था और जिससे उधार लेता था उसको वापस नहीं देता था। इसके बावजूद लोग जो हैं वो उसे उधार देते रहते थे और ये एक अच्छी चीज़ भी थी उनके अपनी सोसाइटी के अंदर, अपनी कम्युनिटी के अंदर। तो ये जो है ना वो बदनाम ज़माना था और ये नहीं चाहता था अकंको कि मैं भी जो है अपने फादर की तरह बनूं। उसने अपना नाम कमाया और हमने देखा भी कि उसने कितनी फेम जो है वो कमाई। तीसरा स्टूडेंट्स हमारे पास जो करेक्टर है एकिमे फूना का, अ यंग बॉय गिवन टू यूमोफिया बाय अ नेबरिंग विलेज एज ट्रिब्यूट। स्टूडेंट्स जिस तरह हमारे यहाँ पे किसास होता है, इससे उनके गांव के किसी का खून हो गया था, जिसके बदले में इनके गांव का किसी का खून हो गया था, जिसके बदले में जो क्लैन है, इनका कबीला है, उन्होंने डिसाइड किया कि उनका एक जो बच्चा है एकिमे फूना, वो एज अ गिफ्ट इनको दिया गया, जिसको बाद में इसने सेक्रीफाइस कर दिया, जिसकी वजह से इसका जो अपना बेटा है निवॉय, ही हेटेड हिज फादर मच। स्टूडेंट्स इसके बाद जो है हमारे पास करेक्टर है अकंको सन निवॉय। एज आई हैव टोल्ड यू सो मैनी टाइम्स दैट ही हेटेड हिज फादर मच। सो वो अपने बाप के अगेंस्ट चलता था, हर बात में अगेंस्ट होता था, उसको अपने बाप की कोई भी चीज़ पसंद नहीं होती थी। और स्टूडेंट्स इसके बाद हम डिस्कस करते हैं इसकी जो वाइफ है जी, एक्विफी, जो इम्पोर्टेंट करेक्टर हैं स्टूडेंट्स। इसकी जो सेकंड वाइफ है, जो फर्स्ट वाइफ है स्टूडेंट्स, उसमें बेसिकली जो निवॉय जिसका बेटा है उसको वाइफ
इसका वर्ड के साथ ही डिस्कस किया गया, उसका कोई नाम नहीं है नावल के अंदर। एक्विफी उसकी जो सेकंड वाइफ है, द मदर ऑफ एज़निमा and her only living child, and at somehow he really loved Akwifi, sorry, and Azinma जो इसकी डॉटर है, इसकी बेटी है, he really loves her, कि उसको लगता है कि इसके अंदर जो करेक्टरिस्टिक्स हैं वो मेल वाले हैं, तो उसके साथ वो बहुत ज़्यादा अटैचमेंट उसकी होती है। और उसकी फेवरेट डॉटर है कंको। अदर विशेस शी हैड बीन अ बॉय, कि उसकी जो विशेस है कि ये जो है वो लड़का होती। स्टूडेंट इसके बाद जो हमारे पास करेक्टर है कंको की थर्ड और यंगेस्ट वाइफ जो है ओजीको, और उसके जो कंको बीट्स आर ड्यूरिंग द वीक ऑफ पीस, पीस के दौरान इनका एक वहाँ पे कल्चर होता है, तो उसके दौरान जो है ना ये उसको बहुत बेरहमी से मारता है। ओबीगेल है स्टूडेंट्स डॉटर ऑफ कंको फर्स्ट वाइफ की जो बेटी है। इसके बाद स्टूडेंट्स इसके वाले साहब को हमने पहले डिस्कस कर लिया, ओनोका को। उसके बाद स्टूडेंट्स जो नेक्स्ट करेक्टर है हमारे पास ओब्रिका है। ओब्रिका जो स्टूडेंट्स वो करेक्टर है कि जब भी ये गाँव से बाहर जाता या ये मुश्किल हालात में होता तो इसका बेस्ट फ्रेंड है ये, इसकी गैर मौजूदगी में, इसकी एब्सेंस में ये इसकी ज़मीनों को भी देखता है, इसके सारे मामलात को देखता हो, इसकी हेल्प करता हो, उसे समझाता जितने भी मामलात हैं। फिर स्टूडेंट्स नेक्स्ट हमारे पास करेक्टर है मिस्टर ब्राउन, अ वाइट मैन एंड मिशनरी डेट ही डिस्पाइजेज मच, आई मीन टू से ओकंको। फिर स्टूडेंट्स हमारे पास मिस्टर स्मिथ है, मिस्टर ब्राउन्स रिप्लेसमेंट, उसकी रिप्लेसमेंट में जो हमारे पास करेक्टर आता है। स्टूडेंट्स इट इज़ ऑल अबाउट द करेक्टर डेट वी आर डिस्कसिंग टूडे। सो स्टूडेंट्स नेक्स्ट हम अपना जो लेक्चर है वो मूव करते हैं टूवर्ड्स इम्पॉर्टेंट थीम्स। स्टूडेंट्स हमारे पास जो इम्पॉर्टेंट थीम्स हैं पहले उसको वन बाय वन वैसे मैं बताता हूँ, फिर उसको थोड़ा थोड़ा हम डिस्कस कर लेते हैं। कस्टम एंड ट्रेडिशन है स्टूडेंट्स, किस तरह एक बहुत सोसाइटी का जिक्र हुआ, ट्रेडिशन का जिक्र हुआ कि वो अपनी जो सोसाइटी के जो रिचुअल्स हैं, जो नॉर्म्स हैं, स्टूडेंट्स वो उसको छोड़ना नहीं चाहते। चॉइसेस एंड कॉन्सिक्वेंसेस हैं, अगर इनके पास कोई चीज़ चॉइस करते हैं कि हम अगर अडॉप्ट नहीं करेंगे तो इस चीज़ को जो वाइट मैन लेके आए हैं तो उसके कॉन्सिक्वेंस क्या हैं वो उन्होंने भुगत लिए और नज़र भी आते हैं सबको। एलिनेशन एंड लॉनलीनेस है। एलिनेशन लॉनलीनेस बेसिकली जो नावल इज़ सराउंडिंग इस सेंटर अबाउट ओकंको एज वेल, तो उसकी गिर्दी सारा घूमता है। तो हमने देखा किस तरह वो एलिनेशन का शिकार हो जाता है, अलग थलग रहता है, उसको एग्जाइल भी कर दिया जाता है और एट द एंड वो कमिट सुसाइड कर लेता है। बेट्रेयल है, उसको डिफरेंट जिस तरह उसको अपना बेटा जो है वो ही लगता है नवॉय कि वो उसको बेट्रे करता है, और उसका जो सारा एक बहुत कल्चर है, सोसाइटी है, जो सारे लोग हैं, उसका जो अपना फादर है वो उसको लगता है कि जो है ना वो बेट्रे करते हैं। चेंज एंड ट्रांसफॉर्मेशन है कि हाउ एक वो सोसाइटी चेंज एंड अडॉप्टेड द कल्चर ऑफ वाइट मैन, किस तरह उसके वाइट मैन के कल्चर को वो अडॉप्ट कर लेते हैं। और ट्रांसफॉर्मेशन आती है जिस तरह उसका बेटा अपना जो है वो क्रिश्चियंस पे जो है वो क्रिश्चियनिटी को जो है वो ज्वाइन कर लेता है, अपना जो रिलीजन है उसको छोड़ देता है। गुड एंड ईवल है, दोनों गुड कॉप एंड बैड कॉप। कल्चर क्लैश है, कल्चर क्लैश की बात जो है वो स्टूडेंट्स रिलेट करती है कस्टम एंड ट्रेडिशन से, चेंज एंड ट्रांसफॉर्मेशन से। स्टूडेंट इसके साथ हम बात करते हैं थीम ऑफ फियर की। थीम ऑफ फियर है थ्रू आउट द नावल कि क्या होगा, क्योंकि वाइट मैन जो हैं वो डोमिनेंट हैं। बेसिकली स्टूडेंट्स ये पोस्ट कॉलोनियल लिटरेचर है, इसके अंदर कॉलोनाइज़र और कॉलोनाइज की बात हुई है। कॉलोनाइज़र कौन होते हैं स्टूडेंट्स के जो अंग्रेज़ है, वाइट मैन है, वो कॉलोनाइज़र हैं जो हुकूमत करने आए हैं, उनको अपने जो कल्चर है वो अडॉप्ट करवाने हैं। और कॉलोनाइज्ड कौन है, जिस तरह नाइजेरियन है, एशियन हुए थे डिफरेंट और कंट्रीज़, वो कॉलोनाइज्ड हैं, उनकी बात मानने पे मजबूर हैं, ठीक है। और स्टूडेंट्स इसके अलावा जो थीम ऑफ रिलीजन है वो बहुत ज़्यादा डोमिनेट करता है, क्योंकि थीम ऑफ रिलीजन पे बात करें तो क्रिश्चियनिटी को जो वो प्रमोट कर रहे हैं और वो डिफरेंट तरीक़ों से उनको जो है वो ये एडमिट करवा रहे हैं कि आप जो है हमारा रिलीजन जो है वो ज्वाइन करें।
इसके बाद स्टूडेंट्स कम्प्लेक्सिटी ऑफ इग्बो कल्चर है, एक इम्पॉर्टेंट थीम है, मेजर थीम है। इतनी ज़्यादा कम्प्लेक्सिटीज़ हैं इग्बो कल्चर के अंदर। और थीम ऑफ जेंडर एंड मस्कुलैरिटी है, दैट इज़ आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट थीम ऑफ द नावल। सो स्टूडेंट्स इसके बाद जी स्टूडेंट्स ये टोटल थीम्स हैं हमारे पास जो हमने आज डिस्कस किए हैं। और जी स्टूडेंट्स, so students it is all about today's lecture. As you know that we have discussed first of all the autobiographical sketch of Chinua Achebe, and after that we talk about characters of the novel as well, important characters, major characters of the novel, and how they were interlinked with each other. And the third one is we discuss इम्पॉर्टेंट थीम्स ऑफ द नावल। सो स्टूडेंट्स नेक्स्ट जो हमारे पास लेक्चर होगा समरी का, उसके अंदर हम जो डिटेल में बात करेंगे हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ द नावल, वो ज़रूर बात करेंगे। टाइटल सिग्निफिकेंस के टाइटल कहाँ से लिया गया है ये थिंग्स फॉल अपार्ट का, और उसके बाद जो उसकी समरी है डिटेल में वो हम बात करेंगे। और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो पेपर पर्सपेक्टिव के हवाले से आने हैं उस पर बात करेंगे। उम्मीद है स्टूडेंट्स आपको आज की मेरी वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स।